चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो, तो इसमें क्या है ना, हमने अभी तक क्या किया है, ये जो कैलकुलस पोर्शन है ये हमने कंप्लीट किया अभी, ठीक है। तो इसमें देखो कोई पोर्शन बचा नहीं होगा, है ना। हमने अब जैम में कवर किया था, तो जो जैम का आप में से है ना, किसी ने बैच 1 में क्लास की, किसी ने बैच 2 में क्लास की है जैम वाली, कोई जैम का 2 बैच 1 बैच 2, तो जिसमें भी किया होगा सारा कंप्लीट हो गया होगा। तो ये पोर्शन देख लो, कुछ बाकी है तो बताओ, है ना। सो एक एक वर्ड पढ़ो आप और देखो, अगर कोई ऐसी चीज जो जैम में हमने कवर नहीं किया हो, यहाँ पे कवर नहीं किया हो इसमें एक्स्ट्रा, आई थिंक हो गया है कंप्लीट, है ना। और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप, डिफरेंट बुक से कर सकते हो, असाइनमेंट से कर सकते हो, PYQ उठा लो जैम गेट नेट के, उसके थ्रू प्रैक्टिस करो। एंड मेनली PYQ इतने सफिशिएंट है, PYQ ढंग से कर लोगे ना तो काफी है। और जो डाउट होगा अभी आप डिस्कस कर सकते हैं, कल 9 to 11 फिर डाउट क्लास है, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अभी जी बोलो। कल 6 to 9 कोई क्लास नहीं है? कल 6 to 9 क्लास है, उसकी वो होगी उसमें, अच्छा मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। कल 6 to 9 बैच 2 की क्लास है, जिसमें हम लोग सैम्पलिंग कंप्लीट किए हैं, तो सैम्पलिंग का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। अच्छा मैं पोस्ट कर दूंगा। तो कल 6 to 9 सैम्पलिंग का असाइनमेंट डिस्कशन होगा, और जो असाइनमेंट मैंने सैम्पलिंग के पोस्ट किए थे मैं आज ही इन्फॉर्म कर दूंगा अभी। और 9 to 11 फिर, अच्छा ठीक है डाउट क्लास ही रख लेते हैं, 6 to 9 9 to 11 सब डाउट क्लास ही रख लो, क्या ही है। तो मैं ठीक है इन्फॉर्म कर दूंगा, सो 6 to 9 या 9 to 11 सब में डाउट क्लास ही हो जाएगा। तो अभी क्या है, अब ये वाला पोर्शन मैंने इसलिए अभी कंप्लीट नहीं किया है ना, अभी इसमें जो कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि बैच 2 में अभी ये चल ही रहा है। अभी जो लोग अभी 7 to 9, आज भी 6 to 9 हमने अभी है ना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सब स्पेसेस ऑफ Rn, ये वेक्टर स्पेस है, Rn और Cn वेक्टर स्पेस है, तो उसका सब भी डिस्कस किया हमने। स्पैन भी डिस्कस किया है लास्ट क्लास में ही। लीनियर इंडिपेंडेंस, तो उसमें डिपेंडेंस भी आ गया। बेसिस डायमेंशन, तो इतना हमने अभी डिस्कस किया है बैच 2 में, है ना। तो आज हम यही कर रहे थे बेसिस डायमेंशन तक। तो एक बार बैच 2 में लीनियर अलजेब्रा जब कंप्लीट हो जाएगा, जो जैम का उसमें कवर कर रहे हैं, तो जो टॉपिक बचेंगे फिर मैं इसका अलग से करा दूंगा, लेकिन ये तब कवर करेंगे एक बार जैम में बैच, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बैच 2 में क्लास कर रहे हैं, बैच 1 में तो हो ही चुका है, तो बैच 2 में एक बार इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में एक्स्ट्रा, इसका जो एक्स्ट्रा टॉपिक है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसका फिर इस पे आएंगे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक रह गया वो देखेंगे। अभी थोड़े आगे बढ़ते हैं जी। हाँ मतलब वो मैं बोल रहा हूँ, पहले अभी आप बैच 2 में कर रहे हो ना क्लास, तो पहले बैच 2 का कंप्लीट कर दो पहले पूरा लीनियर अलजेब्रा, तो उसमें जैम वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखेंगे क्या क्या एक्स्ट्रा है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। ये भी एक्स्ट्रा होगा, ग्राम स्मिथ ऑपरेशन, इनर प्रोडक्ट, ये भी एक्स्ट्रा है। फिर यहाँ पे चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स, इक्विवेलेंस, सिमिलरिटी, डाइवर्जिबिलिटी, पॉजिटिव डेफिनिट, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज तो है वहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्म, सिंगुलरिटी कवर, ये सब नया है, ये सब नया है आपका। सो ये सब नया है जो हम लोग कवर करेंगे अभी, ये सब कवर करेंगे अलग से इसी बैच में, जो बैच 5 है, इसका नाम मैंने बैच 5 रखा हुआ, जो गेट बैच चल रहा है। तो जो एक्स्ट्रा सिलेबस जैम के अलावा जो गेट में है वो बैच 5 है, तो उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे जब बैच 2 में कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। अभी आते हैं इसमें। अब इसमें देखो ऐसी क्या चीज है जो आपने जैम में कवर नहीं किया, आप खुद एक एक वर्ड पढ़ के देखो। एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिफाइन होता है कि प्रोबेबिलिटी का डोमेन सिग्मा फील्ड है, रेंज 0 1 है, 3 कंडीशन होती है कि है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 होना चाहिए, फिर क्या था, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच होता है, एंड तीसरी कंडीशन थी कि आपके पास काउंटेबल नंबर ऑफ, अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट सेट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AI इज इक्वल टू समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, समेशन ऑफ। हाँ, तो ये जो था इसको बोलते हैं एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये सब हो गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये भी जैम में है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये भी जैम में है, बेस थ्योरम जैम में है, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट जैम में है, रैंडम वेरिएबल जैम में है, देयर डिस्ट्रीब्यूशन भी जैम में है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब CDF, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब CDF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी जैम में है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF भी है, एंड देयर प्रॉपर्टीज, एक्सपेक्टेशन जैम में है, मोमेंट्स, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी जैम में है, क्वांटाइल भी जैम में है, डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी जैम में है। चेबीशेव मार्कोव, ये दोनों जैम में है। ये जैम में लिखा नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं आते ऐसे, लेकिन मैंने जैम में जब पढ़ाया होगा तभी ये भी बता ही दिया होगा कि जेनसेंस इनइक्वालिटी ऐसे बहुत फेमस है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। और जैम में भी जब मैं पढ़ाता हूँ तो लिखा ही देता हूँ, क्योंकि जैम के सिलेबस में जस्ट चेबीशेव मार्कोव का नाम है, इसका नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। तो जेनसेंस इनइक्वालिटी है ना, ये पता ही आप लोगों को, ये जैम के सिलेबस में इसका नाम नहीं लिखा है, अदरवाइज यू ऑलरेडी नो क्या होता है। और एक बार डिस्कस करते हैं। तो बताओ, तो सबसे पहले तो मुझे कॉन्वेक्स फंक्शन बताओ, तब जेनसेंस इनइक्वालिटी पे आएंगे। कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ, डेरिवेटिव पॉजिटिव, लेकिन ये उसके लिए है जब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। मॉड एक्स क्या है, कॉन्वेक्स है कि नहीं है? मॉड एक्स कॉन्वेक्स फंक्शन है या नहीं है? नहीं है सर, कैसे पता आपको? क्योंकि वो माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों में होता है और कॉन्वेक्स का रूल है। किसने कहा कॉन्वेक्स पॉजिटिव होता है? ऐसे भी मॉड एक्स नेगेटिव थोड़ी होता है, मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव है। आप क्या कहना चाह रहे हो? मॉड एक्स होता है कि एक्स जब एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और माइनस एक्स और एक्स लेस देन 0 होता है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन ये है, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? तो इससे क्या, तो डेफिनेशन है मॉड एक्स का, इससे क्या प्रॉब्लम है? कॉन्वेक्स होने से क्या रिलेशन है इसका? तो इसका रिलेशन है कि इसका f प्राइम x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना, f प्राइम x इक्वल टू 0 करेंगे, फिर उससे हम कुछ निकल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो कॉन्वेक्स। देखो, तो ये तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल ही नहीं पाएगा। पहली बात है डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो जीरो पे आप डिफरेंशिएबल नहीं है ये। फिर तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर कॉन्वेक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ये कॉन्वेक्स है, मैं आपको बता देता हूँ, मॉड एक्स इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। तो मॉड एक्स कॉन्वेक्स फंक्शन है, क्यों है अभी मैं प्रूव करूंगा। उससे पहले आओ देखो, कई बार ना वो अभी रिसेंटली मैंने वो गलती की थी अभी किसमें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाले में ना, तुम्हें याद होगा कि जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे थे किसी फंक्शन का, है ना, u का मान लो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f, तो यहाँ क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ u प्लस h टाइम d का आप लिख लो अपॉन h, ये होता है। यहाँ u abc पॉइंट है और d डायरेक्शन है, तो ये ऐसा है। तो यहाँ f का निकाल रहे हैं एट पॉइंट u मतलब क्या है, u तो हमारा जो पॉइंट abc है उसको बोल दिया मैं। तो हमने क्या किया था, तो ये डेफिनेशन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, है ना। फिर वहां ये कंडीशन था कि इफ f इज स्मूथ फंक्शन देन हमारा यही डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल हो जाता है ना। अगर u पे बात कर रहे हैं तो डेल f डॉट d का है ना, ये था ना हमारे पास। तो अब यहाँ पे क्या है, जरूरी नहीं, ये हमने ये देखा था ये और ये इक्वल नहीं है, सेम गलती आप कर रहे हो यहाँ पे, है ना। तो ये डेफिनेशन है प्रॉपर, ये हमेशा काम करेगा, लेकिन ये कब काम करेगा, जब फंक्शन स्मूथ फंक्शन है, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है, पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, पार्शियल डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन है। तो स्मूथ का जो डेफिनेशन है कि लाइक फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, मतलब डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो उसके लिए था। तो यहाँ पे भी क्या है कि कॉन्वेक्स होने के लिए वो जो थ्योरम आप लोग जानते हो, जो आप लोग जिक्र कर रहे थे ना, तो इसमें ये है कि इफ f इज डिफरेंशिएबल, है ना, अगर f डिफरेंशिएबल है तब ये बोलते हैं कि f इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ डबल डेरिवेटिव x शुड बी पॉजिटिव। डिफरेंशिएबल है तब ये कंडीशन है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये थ्योरम हेल्प नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे अगर फंक्शन स्मूथ नहीं है तो ये रिजल्ट हेल्प नहीं करेगा आपको, है ना। ये जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब पढ़े तो बताया था, तो दिस विल नॉट हेल्प अगर वो स्मूथ फंक्शन है। सेम यहाँ पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है दिस विल नॉट हेल्प। तो यहाँ डिफरेंशिएबल है ही नहीं तो डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, डेफिनेशन से। जैसे इसका डेफिनेशन ये है
तो वैसे ही कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है मैं पूछना चाह रहा हूँ। सो कॉन्वेक्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? सो मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ, चलो डोमेन फिक्स कर देते हैं, आई मान लो इंटरवल है आई टू आर, ठीक। तो कोई फंक्शन डोमेन इस पे डिफाइंड है, इज कॉन्वेक्स फंक्शन if and only if f of lambda time x1 plus 1 minus lambda time x2 less than equal to lambda time fx1 plus 1 minus lambda time fx2। डेफिनेशन है, ये कब होल्ड करेगा? फॉर ऑल x1 x2 belongs to I and फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 1, मतलब लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 में ही होगी। तो ये डेफिनेशन है कॉन्वेक्स फंक्शन का, और मॉडेक्स इसको सेटिस्फाई करता है। देखो मैं प्रूव कर देता हूं। तो ये है, और वो जो थ्योरम लिख रहा हूं फिर से मैं रिपीट कर देता हूं उस थ्योरम को। तो वो ये थ्योरम है। सो थ्योरम क्या है कि इफ f फ्रॉम I टू R इज डिफरेंशिएबल, अगर I से R में डिफरेंशिएबल है, उसके बाद आप बोलोगे कि देन f इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ, मैं रिपीट कर रहा हूं उसको, दिस मोर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। इस तरीके से तो लिख सकते हो ऑन सेट I। तो ये थ्योरम हो गया। कॉन्वेक्स फंक्शन का इंटरप्रिटेशन अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसा हो जाए, ध्यान से देखो। अगर आप कॉन्वेक्स फंक्शन का कभी ग्राफ बनाओगे ना, मान लो ये है, तो मुझे कोई बताओ इसका क्या मतलब है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये मेरा x1 है और ये मेरा x2 है। सो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ हाँ, वो तो ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये हम यूज करते थे, तुम्हें याद होगा एमएलई के केस में, जब पूरा इंटरवल एमएलई आ जाता है, कि मान लो कहीं ऐसा होगा ना कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एग्जांपल के लिए समझ लो कि पूरा इंटरवल एमएलई है, तो उस समय हम एक सिंगल एस्टिमेटर जब लिखते थे, ये तो लिखते थे कि लैम्डा टाइम t1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम t2। अगर पूरा इंटरवल t1 t2 एमएलई है, तो एक जनरल t बराबर लैम्डा टाइम t1 प्लस 1 लैम्डा टाइम t2, लैम्डा 0 से 1 के बीच में होगा। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है एक्चुअली कि ये जो नंबर है ना, लैम्डा टाइम x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम x2, दिस विल बिलोंग टू इंटरवल x1 x2। और ये समझ लो कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 x2, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 x2। इसलिए लैम्डा को हम 0 से 1 के बीच रखते हैं, ताकि जब लैम्डा को तुम 0 रखो, देखो क्या होगा, तो ये x2 आ गया, और लैम्डा को जब 1 रखोगे तो क्या होगा, x1 आ गया। तुम उल्टा भी कर सकते हो, दिस 1 माइनस लैम्डा आप x1 के साथ ले सकते हो, लैम्डा x2 के साथ ले सकते हो। सो दिस रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 x2। ठीक, देखो तो मैं पूछा था ये क्या रिप्रेजेंट करता है। सो दिस रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 x2। आप समझो, तो जो मैं x1 यहां लिखा था, x2 यहां लिखा था, सो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ये है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है इस लाइन सेगमेंट का। अब हो क्या रहा है, इसका आप इमेज ले रहे हो फंक्शन में। तो मैं अभी एक फंक्शन बना देता हूं आपकी समझ के लिए। मान लो x स्क्वायर बना दिया फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या x स्क्वायर जैसा कुछ बना दिया। तो जैसे इस इंटरवल का मतलब, ये जो इंटरवल है, ये पूरा इंटरवल है ना, हालांकि एक नंबर है, मतलब दिस इज एनी आर्बिट्री नंबर बिटवीन दिस पॉइंट। तो एक फिक्स लैम्डा के लिए x1 x2 के बीच का एक फिक्स नंबर आपको मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। तो एक फिक्स लैम्डा के लिए आपको एक फिक्स नंबर मिलेगा, तो उसकी इमेज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये वाली चीज रिप्रेजेंट कर रही है इस इंटरवल को, तो अब ये पूरी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, f ऑफ
लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बोलो, जैसे मान लो, हाँ जोर से बोलो। नहीं, ये लाइन था, दिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग x1 x2। अब आपको इमेज ले रहा हूं मैं उसमें, आपको fx, तो एक्चुअली कोई और बताओ। नहीं नहीं, ये रिप्रेजेंट कर रही है, देखो ये जो मैं बना रहा हूं ना, इसको बोलते हैं इमेज सेट। आपको याद है ना इमेज सेट क्या होता है? मान लो ये ए सेट है सपोज, तो एफ ए का मतलब क्या है? ए सेट का इमेज कहाँ बना है? आपको याद होगा जब हम रेंज पढ़ते हैं डोमेन में एफ ए लिखते हैं ना, तो एफ ए ही तो है ये। तो एफ ए का मतलब क्या होता है कि इमेज सेट ऑफ ए, कि ए के एलिमेंट कहाँ मैप हो रहे हैं। तो यही तो हो रहा है, देखो अब कि अभी जो था हमारे पास कि दिस क्वांटिटी इनसाइड फंक्शन जो है ये इंटरवल था, अब इस इंटरवल का इमेज कहाँ बन रहा है फंक्शन में? सो दिस इज द लेफ्ट साइड। तो पूरा जो इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड है ना, वो ये है जो अभी रेड से मैंने सेट किया ना। सो दिस इज योर लेफ्ट साइड। अब आगे आओ, अब यहां देखिए लैम्बडा टाइम fx1 1 माइनस लैम्बडा टाइम fx2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लैम्बडा टाइम, अच्छा आपको समझा दूं मैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 fx1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 fx2, ठीक। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 fx1, उसका कोऑर्डिनेट x2 fx2। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ मुझे आप? राइट साइड, इनइक्वालिटी का राइट साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पहली बात fx1 कहां पे है? तो ये जो नंबर है ये fx1 है, y एक्सिस पे ये नंबर fx1 है, और y एक्सिस पे ये नंबर fx2 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है ना fx2, इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी जैसे मैंने बताया था कि दिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग x1 x2, तो ये क्या होगा? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग fx1 fx2, fx1 fx2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है। तो ये चीज एक्चुअली है, ये यहां से fx1 ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन है, दिस इज योर RHS। ये जो क्वांटिटी है वो ये है एक्चुअली। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि राइट साइड हमेशा, ये फंक्शन जो मैंने बनाए हैं ये कॉन्वेक्स है, इसीलिए ये जो राइट साइड हमेशा लेफ्ट साइड ज्यादा होगी इस इंटरवल में, है ना, इसलिए कॉन्वेक्स फंक्शन है। इनफैक्ट मॉड x भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मॉड x में भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो तो ये तो कॉन्वेक्स फंक्शन की स्टोरी हो गई। अब ऐसे ये फंक्शन है, अब इस तरह का जो फंक्शन है दिस इज नॉट कॉन्वेक्स फंक्शन, इसको कॉनकेव बोलते हैं। अब कॉनकेव को डिफाइन करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो यहाँ मोर देन हो जाएगी कॉनकेव में। तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन है, कॉन्वेक्स फंक्शन हमेशा अपवर्ड ही होगा, वो डेफिनेशन कह रहा है कि फंक्शन वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दैट। तो वो जो पॉइंट, तो दैट लाइन शुड बी द अबव देन द फंक्शन। तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द एंड पॉइंट मस्ट बी अबव द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो इसलिए कॉन्वेक्स फंक्शन है ये, और ये वाला कॉनकेव फंक्शन होगा। तो इस तरह का फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। डाउट है तो पूछो। तो दूसरा कंडीशन यही है। अब इसका जरा समझो, यही चीज आप यहां से समझ सकते हो कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो मतलब ये होता है कि जब सिंगल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो स्लोप बढ़ता जा रहा है। देखो तो यहाँ स्लोप ये था, यहाँ स्लोप ये है, यहाँ क्या हो रहा है? स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो स्लोप क्या होता है? टैन थीटा, यहाँ थीटा इंक्रीज होती जा रही है तो टैन भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो स्लोप इज टैन थीटा। तो इसके सेंस में समझोगे कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है। डेरिवेटिव क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव इज स्लोप, तो डबल डेरिवेटिव क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, और वो पॉजिटिव है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इंक्रीज होती जा रही है। तो अब देखो यहाँ टैंजेंट ड्रॉ करोगे, इसका स्लोप ये होगा, ऊपर ड्रॉ कर रहे हो तो जो भी कॉन्वेक्स फंक्शन है उसका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग होती है ना। यही चीज यहाँ बताना चाह रहा है कि रेट ऑफ स्लोप, है ना। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव, मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग। एनीवे, तो ये तो समझना हो गया, सिंपल है ये। कॉन्वेक्स एग्जांपल के लिए कि fx बराबर जो x स्क्वायर है इज कॉन्वेक्स फंक्शन
एफ एक्स बराबर 1/x इज कॉन्वेक्स फंक्शन। चेक कर लो आप। अच्छा, जब x पॉजिटिव है तभी। ये तो x कोई भी रियल नंबर ले लो, और ये 1/x कॉन्वेक्स तभी है जब x पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव के लिए कॉन्वेक्स नहीं है। तो 1/x इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन फॉर x इज पॉजिटिव। फिर और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे एफ एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स, ये भी कॉन्वेक्स है ना, ऐसा सोच सकते हो आप। और कौन सा फंक्शन है तो देख के पता चल जाएगा ना। अब चेक कर लो इन सब में क्या हो रहा है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब ये चेक कर सकते हो। हाँ, मॉड एक्स पे आते हैं, चलिए। तो ये भी पॉजिटिव के लिए। अब मॉड एक्स डिफरेंशिएबल तो है नहीं, तो मॉड एक्स को इससे प्रूव नहीं कर सकते, इससे प्रूव कर पाएंगे। देखिए ट्राई करते हैं। सो अब मुझे जैसे प्रूव करना है, मान लीजिए कि मॉड एक्स, ठीक है ना, तो मुझे क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन है, मतलब जस्ट एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, प्रूव दैट एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ठीक है, इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन। तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो दैट इज मुझे प्रूव करना पड़ेगा एफ ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा टाइम fx1 प्लस 1 माइनस लैम्डा fx2। ये प्रूव करना पड़ेगा, मतलब दैट इज f आपका है, सो लैम्डा x1 यहाँ मिस हो गया, सो 1 माइनस लैम्डा x2 लेस देन इक्वल टू लैम्डा मॉड x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा मॉड x2। क्या आपको दिख रहा है ये ट्रू स्टेटमेंट है बाई a प्लस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b होता है। इसको क्या बोलते हैं फॉर्मूला को आप, इस फॉर्मूले का नाम क्या है, इसको नहीं पता, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू है, हो गया प्रूफ। देख लो कितना ही प्रूफ है। फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू 0 1, तो लैम्डा पॉजिटिव है, दिख रहा ना। मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ। तो मैं एलएचएस फाइंड करता हूँ, आपको लग रहा है डायरेक्टली लिख दिया, तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस क्या है, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल टू मॉड लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 का मॉड। अब ये लैम्डा तो पॉजिटिव है ना, सो लैम्डा 0 1 के बीच है, तो मॉड से बाहर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। लैम्डा पॉजिटिव है, तो लैम्डा मॉड x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा मॉड x2, और ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास। सो नाउ यू हैव लैम्डा टाइम fx1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम fx2, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया, ये प्रूफ करना है ना मुझे, हो गया। तो मॉड एक्स कॉन्वेक्स फंक्शन, ग्राफ देख के भी पता चल रहा है ना, आप ग्राफ देखो ये और ये। अब आप चेक करो वही सारी चीज जो पहले मैं कर रहा था, तो कोई भी इंटरवल आप ले लो, सो यू टेक एनी इंटरवल, हालांकि ये इंटरवल होगा ना तो वो इक्वल ही आ जा रहा है, इनफैक्ट इक्वलिटी होल्ड कर जा रही है ना। अगर x पॉजिटिव लोगे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, नेगेटिव में भी इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, मतलब इनफैक्ट ये दोनों इक्वल ही हो जाएगा। अगर x पॉजिटिव मान लो तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इक्वल हो जाएगी, ये भी इक्वल, दोनों इक्वल ही हो जाएगी पॉजिटिव x के लिए। x1 x2 पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है तब भी इक्वल आ जाएगी क्योंकि मॉड है ना। तो यहाँ देख लो आप कि जैसे ये इंटरवल मान लो x1 है x2 है, तो क्या होगा रफली, तो लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट इज अबव द फंक्शन, तो ये लेफ्ट साइड है, ये वाला आपका लेफ्ट साइड है, और ये आपका राइट साइड है, जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा था। और जब इधर x1 x2 लोगे इधर, तो ये दोनों इसके इक्वल ही आ जाएगा, लाइन सेगमेंट पे ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हो गया। तो ये स्टोरी हो गई कॉन्वेक्स फंक्शन की। अब आते हैं हम लोग, क्या था हमारा, जेनसेन्स इनइक्वालिटी, है ना। तो बताइए आप लोग स्टेटमेंट जानते ही हैं क्या होता है,
लेट g be a convex function. हाँ, convex function, तो expectation of g of x will be less than g of expectation of x. on the support of x and x be a random variable, x रैंडम वेरिएबल है और g कॉन्वेक्स फंक्शन है x के सपोर्ट पे, देन expectation of gx is more than equal to g of expectation of x. अच्छा, जैसे मैंने यहाँ थ्योरम लिखा था, तो ये जो कॉन्वेक्स फंक्शन है ना, वो डिफरेंशिएबल हो जरूरी नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस हो ये जरूरी है। तो मतलब कोई भी कॉन्वेक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। मतलब हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं है, लेकिन हर कॉन्वेक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब अगर ऐसा कोई फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस नहीं, वो कॉन्वेक्स हो ही नहीं सकती। सो मीन्स ये है एवरी कॉन्वेक्स, जैसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कॉन्वेक्स फंक्शन, नॉट सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। सो एवरी कॉन्वेक्स फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होगा, बट नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल, है ना, बट नॉट नेसेसरीली। एग्जाम्पल मॉड एक्स ही है, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है बट कॉन्वेक्स है, नॉट नेसेसरीली डिफरेंशिएबल। तो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखूं अगर मैं कि लेट x be a non-negative random variable, then क्या क्या ऑप्शन ट्रू होगा। ऑप्शन हो गया मान लीजिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मॉड। ऑप्शन बी एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस दिस इज मोर देन इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ऑप्शन सी expectation of x into expectation of 1/x is more than equal to 1. Option C expectation of x expectation of 1/x is less than equal to 1. बताइए क्या सही है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि x कोई नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, बताओ कौन सा सही है। ए तो सही है, ए सही है, सी भी सही है, बी वाला भी सही है। एक मिनट, बाकी लोग डिसाइड कर लो। एबीसी होगा। ओके चलो देखो, तो इसमें क्या है कि
इजी है ना। तो यहाँ सिंपल मॉड एक्स कॉन्वेक्स फंक्शन है, इसीलिए यहाँ 1/1 प्लस एक्स कॉन्वेक्स फंक्शन है, इसीलिए ट्रू है ये इसी से। और 1/x कॉन्वेक्स फंक्शन है तो x चूंकि नॉन नेगेटिव है तो ex भी नॉन नेगेटिव होगा। तो इनफैक्ट मुझे लगता है पॉजिटिव कर देना चाहिए, ex 0 आ गया तो आएगा नहीं आएगा। तो हाँ सर चाहिए। तो यहाँ से e ऑफ 1/x मोर देन इक्वल टू 1/e/x है ना, ये हो जाएगा। तो ये d है तो ये गलत हो जाएगा। तो इजी है ना इस पे। हालांकि एग्जाम में भी एक गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है ना ये 1/x वाला, तुम्हें एक क्वेश्चन याद होगा तुम लोगों को। वहाँ पे ऐसा पूछा था कि गेट का ही क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि लेट x बी अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, ऐसा था। लेट x बी अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल विथ मीन, उसमें मीन दे रखा था आई थिंक कितना 9, ठीक है ना। देन जो ऑप्शंस थे इस एग्जाम्स के आपको याद होगा कुछ लोगों को। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स, ये था ना, मोर देन इक्वल टू 0.10। साथ में उसमें मार्कोव इनइक्वालिटी का भी कॉन्सेप्ट था। 1 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0.10 ऐसा था। साथ में दो इनइक्वालिटी थे वहाँ पे है ना, एक साथ में वो भी चल रहा था ई ऑफ वो मार्कोव इनइक्वालिटी का भी चल रहा था। सो मार्कोव इनइक्वालिटी क्या होता है, है ना। तो इसका ये था कि 0.9 और ये हो गया, और इसी में इनइक्वालिटी चेंज कर दो। तो ये गेट का ही आया हुआ क्वेश्चन है, मे भी 2022 का है शायद। तो पहला ही सही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि x बी अ नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल विथ मीन 9, देन ठीक है। सो सिंपली अभी मैंने सारे है ना ऑप्शन सेम ही है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ सिंपली आप यूज करो है ना। तो इसके लिए आप अभी वही इनइक्वालिटी यूज करो। इसके लिए आप यूज करोगे कौन सा, जेनसेंस इनइक्वालिटी, और इसके लिए आप यूज करो मार्कोव इनइक्वालिटी। मार्कोव वाले एग्जाम में हम कर चुके हैं ना। तो यहाँ पे हो गया दिस इज मोर देन इक्वल टू 1/1 प्लस ई एक्स, तो 1/9 ये आ जाएगा। और यहाँ से लेस देन ई एक्स बाई एन, तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका। तो जस्ट मैं है ना ये डिस्कस जेनसेंस इनइक्वालिटी, और इसमें सिंपली कॉन्वेक्स फंक्शन की रिक्वायरमेंट थी। पहले डिस्कस किया कॉन्वेक्स फंक्शन क्या है, कई बार चेक करना पड़ेगा आपको। तो डिफरेंशिएबल है तो डबल डेरिवेटिव से चेक कर लो, डिफरेंशिएबल नहीं है तो डेफिनेशन से चेक कर लो। ये चीज़ है, दोनों इफ एंड ओनली इफ है। तो इसमें ना बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। बाकी लीनियर अलजेब्रा में जो बचा है वो तो हम देखेंगे बाद में, जब जैम में अभी बैच 1 में हो चुका, बैच 2 में जब कंप्लीट हो जाएगा लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद इसमें देखेंगे क्या एक्स्ट्रा है वो कवर करेंगे। अभी इसमें देख लो, बाकी यही बाकी था जो जैम से एक्स्ट्रा है, बाकी तो सेम ही है। अब इसमें क्या है, एक आई थिंक ये एक्स्ट्रा है, देखो। तो जो स्टैंडर्ड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैम में भी है ये स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन नाम से। तो वहाँ भी बर्नौली है, बाइनोमियल है, ज्योमेट्रिक है,
नेगेटिव बाइनोमियल हाइपरज्योमेट्रिक डिस्क्रीट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म भी है, पॉइसन कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म, फिर एक्सपोनेंशियल गामा बीटा नॉर्मल, ये जैम में है, जैम में ये नहीं है वेवुल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है ये, तो बाकी देखो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा क्या है कि आपको इसका पहले याद रखना है नाम के साथ इसका सपोर्ट पीएमएफ या पीडीएफ, मीन वेरिएंस एमजीएफ, इसका कई बार जरूरत पड़ता है डायरेक्टली। अच्छा याद आया इसमें कि जैसे यहाँ पे लिखा तो बस एमजीएफ है, लेकिन गेट में क्वेश्चन कई बार आया है उस पे भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे, है ना। जैम में तो कोई क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे आया नहीं है, लिखा भी नहीं सिलेबस में, लिखा तो यहाँ भी नहीं है इन्होंने। तो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है, वो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में, वो हम डिस्कस करेंगे एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है ना। तो ये जो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है उसमें यहीं से स्टार्ट करेंगे एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। तो ठीक है ना, ये 3 पोर्शन, बाकी ऑलमोस्ट ऊपर ये 3 पोर्शन अराउंड है ना, 10 से 15 नंबर का है ये, 10 to 15 मार्क्स का ये टोटल होगा। बाकी यहाँ तक ये तो कहीं कर चुके हैं हम, ये भी हो चुका है, इसमें कुछ टॉपिक बाकी है, कुछ में इसमें बाकी है, और ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस करा दूंगा मैं ना, तो अभी आएंगे इसमें कुछ बाकी है, धीरे धीरे हो जाएगा एक एक करके, अभी तो टाइम है ना हमारे पास ये। सो चलो तो अभी हाँ इसमें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन रहता है, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये वेवुल डिस्ट्रीब्यूशन क्या वो डिस्कस करेंगे। तो आइए थोड़ा आते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे। बाकी एंड में हम लोग अभी गेट का पीवाई को डिस्कस करेंगे ईयर वाइज, मतलब 19, 20, 21, 22, 23 एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 65 के 65 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जान चुके होंगे, लेकिन डिस्कस इसलिए करेंगे रिवीजन के तौर पे। तुम भी चाहो तो पीवाई को 3-4-5 बार सॉल्व कर लो एक एक पेपर, ताकि तुम्हें हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आए क्या हो रहा है, फिर उससे रिलेटेड है ना और भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, कोई बुक एक पर्टिकुलर फॉलो कर लो। सो और जैम वाला तो करना ही है, जैम वाले सारे कंटेंट फॉलो करने हैं आपको। सो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। सो बताइए कोई रैंडम वेरिएबल है, सो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। सो क्या डेफिनेशन है इसका, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ, सर वो e raised to dx किसका आएगा, dx हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ x is defined as, सो इसका नोटेशन है फाइल लिखते हैं लोग, ठीक है ना। जैसे mgf में mgf को हम लिखते थे mxt, है ना। हालांकि ये वहां से आता है ना, एक पहले तुम बुक में देखोगे तो बुक वाले क्या करते हैं लोग, पहले वो डिफाइन करते हैं pgf, है ना, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, राइट। तो जैसे इसका नाम अगर रख दूं मैं, चलो तत्काल g से ही लिख दो, तो gxt मतलब प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। क्या होता है इसका डेफिनेशन, सर एक सेकंड याद, एक्सपेक्टेशन ऑफ t की पावर x ऐसे ही कुछ। हाँ यही है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t की पावर x। फिर आता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो इसको mxt लिख दो। तो यहाँ क्या करते हैं आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, e की पावर tx, तो यहाँ t रिप्लेस हो गया e की पावर t से, है ना। तो कुछ फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि pgf एग्जिस्ट ना करे, mgf कुछ फंक्शन में एग्जिस्ट ना करे, कुछ रैंडम वेरिएबल का एग्जिस्ट, जैसे कॉची डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो उसका mgf एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर इन दोनों को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तीसरा फंक्शन आया कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, CHF ऐसा लिख देता हूं मैं, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो इसका नोटेशन जनरली जो बुक यूज करती है वो phi(xt) हो गया। इसका क्या डेफिनेशन है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, और इसका फायदा ये है यहाँ पे क्योंकि आयोटा tx आ गया, तो e की पावर i थीटा जो होता है ना, वो आप ऑलरेडी जानते हो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका नाम है आइलर फॉर्मूला, है ना। इसी से वो आता है एक बार अच्छा इक्वेशन e i पाई प्लस 1 बराबर 0, है ना। इसी फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हो, आइलर इक्वेशन बोलते हैं, ये आता ना e की पावर आयोटा पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये इसी फॉर्मूले से आता है, इसको ओपन कर सकते हो आप,
तो ये आइलर इक्वेशन नाम है इसका, कि आयोटा पाई को खोलोगे कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई तो जीरो हो गया, कॉस पाई -1 + 1 0, तो सिंपली आ जाता है इसी फॉर्मूले से। तो इसे जब ओपन करते हो आप तो ये कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये बन जाता है cos tx प्लस आयोटा साइन tx, तो cos tx और प्लस आयोटा एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन tx, इस तरीके से, है ना। तो होता क्या है कि ये एक्चुअली बाउंडेड फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये बाउंडेड है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसीलिए ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो फॉर एनी रैंडम वेरिएबल दिस विल एग्जिस्ट, तो इवन फॉर द कॉची जिसका मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, मीन वेरिएंस एमजीएफ कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन विल एग्जिस्ट, है ना। और स्टैंडर्ड कॉची का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? हाँ, e की पावर माइनस मॉड टी, तो इस तरीके से, तो आप ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल डेफिनेशन, आप देख ही लिया आपने। तो यहाँ पे यही हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि फाई एक्स टी इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर आयोटा टी एक्स, और इसको आप और ओपन करके लिखेंगे तो यही चीज है, एक्सपेक्टेशन cos टी एक्स प्लस आयोटा साइन टी एक्स, है ना। सो ये हो गया, इसको और ओपन कर सकते हैं आप। तो अब इसकी प्रॉपर्टी ये है, आपको रिमार्क में बता दे, अभी हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था, एग्जाम में हो सकता है मिक्स कर दे, तो ये फाई एक्स टी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना। एमजीएफ इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ये कॉन्टिन्यूटी से आगे दिस इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये जो भी फंक्शन आएगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी गेट के सिलेबस में है ऑलरेडी। सो ये प्रॉपर्टी है इसकी कि दिस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज अ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आर, है ना। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी सेट की भी बात होती है। तो यहाँ पे भी जो डोमेन इसका होता है वो रियल नंबर होगा, t बिलोंग्स टू रियल नंबर, t बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। एमजीएफ पूरा आर पर डिफाइन नहीं होता, एमजीएफ डिफाइंड ऑन इंटरवल कंटेनिंग 0, है ना। तो माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन हो सकती है, किसी भी इंटरवल पे डिफाइंड है, 0 होना चाहिए, तो ये पूरा रियल नंबर पे डिफाइंड है इनफैक्ट। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, जैसे एमजीएफ से अगर आप रिलेट करोगे तो हम क्या जानते हैं, हाँ, जैसे एमजीएफ में क्या है, एक बार डिफरेंशिएट करो, t0 पुट करो तो आपको ex मिल जाएगा। तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे आयोटा के साथ आता है ना, क्या होगा, सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स एट 0, या फाई एक्स टी लिख देता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू t, एंड यू पुट t इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा, किसके इक्वल, जैसे एमजीएफ में इक्वल टू क्या आता है, 0 ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, इसको डिटेल में ऐसे लिख लो, ये जो फाई है, फाई डैश 0 इज इक्वल टू व्हाट, क्या ये ex आता है, किसके बराबर, ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है एक्चुअली, नॉट एमजीएफ। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि आयोटा टाइम e की पावर x आएगी, आप यहीं से चेक कर लो डिफरेंशिएट करके। सो सिंपली डिफरेंशिएट करके देखो, तो यहां से आ जाएगा, किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हो आप, t के रेस्पेक्ट में, तो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो जरा, एंड या ओपन करके डिफरेंशिएट कर लो। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल जो होता है, मतलब एमजीएफ से आप रिलेट कर सकते हो इसको। तो जनरल जो इसका ये आता है कि लाइक व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग r टाइम विथ रेस्पेक्ट टू r, एंड डिफरेंशिएट करने के बाद जब आप t को 0 पुट करते हो तो ये आपको देगा आयोटा की पावर r इंटू एक्सपेक्टेशन x की पावर r, ये देगी आपको ये, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, जैसे एमजीएफ में होता है कि डायरेक्टली ये e ऑफ x की पावर r ही देगी डायरेक्टली, एमजीएफ का जो rth डेरिवेटिव वो rth मोमेंट देती है, लेकिन यहाँ पे आयोटा की पावर r आएगी, वो डिफरेंशिएट करके यहाँ से प्रूव किया जा सकता है। और
चेक कीजिए क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है। अगर मैं अच्छा यहाँ x भी है ना, तो अगर t के जगह अगर आपने रख दिया, ये डिपेंड करता है x क्या है ना, t प्लस a, तो यहाँ होगा t प्लस ए एक्स, तो वो ए एक्स क्या बनाएगा उस पर डिपेंड करता है पीरियडिक होगा कि नहीं होगा। हाँ ऐसे कॉस का पीरियड क्या होता है 2 पाई ना, कॉस और साइन का क्या पीरियड होता है, पीरियडिक फंक्शन होता है ना आप लोगों को, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि कॉस साइन पीरियडिक फंक्शन है। सो पीरियडिक फंक्शन का क्या डेफिनेशन है, सो अ फंक्शन g इज पीरियोडिक, क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आए हैं गेट में भी, विथ पीरियड d, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, कोई बताइए कोई फंक्शन g को बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड d, पीरियड क्या मिनिमम पीरियड d होता है या प्रिंसिपल पीरियड बोलते हैं इसको हम, इसका क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज डेफिनेशन, किसे नहीं पता, ऐसे कैसे, साइन का पीरियड 2 पाई क्यों होता है, साइन x का पीरियड 2 पाई है क्यों, वैल्यूज रिपीट होती है। हाँ साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा बराबर नॉट थीटा सॉरी, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो उस तरह से रिलेट करो ना, तो g ऑफ, क्योंकि एग्जाम में यही फंसोगे, आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का डेफिनेशन पता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में जब क्वेश्चन आएगा तो वो आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे, तो आपको वो जानना पड़ेगा। सो यहाँ से x प्लस डी इज इक्वल टू जी ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन जो भी है, सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इस डोमेन, तो ये डेफिनेशन है कि पीरियड d का मतलब है x में तुम d ऐड भी करो तभी आंसर वही रहेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आए हैं। वो प्रॉपर्टी जो एक होती है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, जी मतलब पीरियड फंक्शन पीरियडिक फंक्शन का, ये सर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का, हाँ वो इसी में बता देता हूँ देखो, तो हाँ वो भी चेंज चेक कर दो जो आप कहना चाह रहे हो। अच्छा एक और मैं रिजल्ट बता देता हूँ, जैसे क्या है कि थ्योरम जिसका अभी यूज करेंगे हम लोग, इफ gx हैज पीरियड d, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड d है, देन g ऑफ kx, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि sin x का पीरियड है 2 पाई, तो sin 2x फंक्शन का पीरियड क्या है, तो gx हैज क्या इसका पीरियड होगा, तो ये आएगा d अपॉन k, ठीक है ना, जो कोएफिशिएंट रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं पूछा sin x का पीरियड है 2 पाई, तो sin 2x का पीरियड होगा 2 पाई बाई 2 पाई, sin 4x का पीरियड होगा, ठीक है ना, तो चलो वो जो कह रही थी जैसे हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ये ax प्लस बी ऑफ t, ये क्या होगा, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, तो इसको अगले पेज पे करते हैं, देखो सो ये थ्योरम है ना, कि let phi x t is characteristic function of x, then आपको पूछा जा रहा है कि मान लो y है सपोज, सो y इज इक्वल टू ax प्लस बी ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस बी इज क्या आएगा, सो फाई ऑफ ax प्लस बी टाइम t, तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा bt एंड फाई x ऑफ at,
देखिए इसको प्रूव करते हैं। ये एमजीएफ में भी ऐसे ही था, आपको याद होगा। तो एमजीएफ में क्या होता था, e की पावर bt फाई ऑफ at, आयोटा नहीं आता था जस्ट। तो इसका प्रूफ भी बहुत इजी सा है, मतलब प्रूफ क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। फाई ax प्लस b टाइम t, सो एक्सपेक्टेशन e की पावर आयोटा tx, तो x के प्लेस में यहाँ ax प्लस b है, ax प्लस b है। इसको ओपन कीजिए, तो इसको ओपन करेंगे तो एक्सपेक्टेशन ये e की पावर आयोटा t a x इंटू ई की पावर आयोटा t b, ठीक है, पावर पावर ऐड होगा तो यही बनेगा। अब ये तो एक्सपेक्टेशन तो कांस्टेंट पे थोड़ी लगेगा, बाहर आ जाएगा ये, तो e की पावर आयोटा टी बी बाहर, बचा एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर आयोटा टी ए एक्स, ठीक है। और देख लो x की जगह क्या है, अब तो यही आ गया। सो दिस इज इक्वल टू, सो यहां से आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू e की पावर आयोटा टी बी इंटू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ax, नहीं तो t के जगह ना, यहाँ मुझे t के टर्म में लिखना है, तो at है ना, t के जगह at है ना, आयोटा tx होता है, तो t के जगह at आया हुआ है, तो आयोटा tx, ये हो गया। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, और वही जैसे mgf में होता है कि लाइक इफ x एंड एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, कौन सा, एडिटिव प्रॉपर्टी। हाँ एडिटिव प्रॉपर्टी, यस। सो इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, देन जैसे mgf में होता है वही यहाँ भी होता है, कुछ अलग नहीं होगा। फाई x प्लस वाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, फाई x ऑफ t इंटू फाई y ऑफ t, ठीक है। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं आप, तो जनरलाइज भी n रैंडम वेरिएबल के लिए हम सेम काम कर सकते हैं, या 2 के लिए लिखा यही n के लिए हो जाएगा, सेम चीज। सो एक तो ये हो गया आपका। इसमें ये होता है शायद इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, बट एमजीएफ में होता है। नहीं नहीं, एमजीएफ में भी कन्वर्स ट्रू वहाँ भी नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता। तो एमजीएफ में ऐसा होता है ना कि mx प्लस yt को mxt myt अलग भी कर दे तो इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ वो मान लेते हो कि वो जनरली ट्रू होता है, बहुत रेयर एग्जांपल है, लेकिन थ्योरम्स बुक में देखेंगे तो वन वे में ही लिखता है। सो सर फाई ऑफ जीरो की वैल्यू इसमें भी 1 होती है। हाँ हाँ यस। सो अगर आप फाई जैसे एमजीएफ में जो होता था, एक्चुअली वहां पे क्या इस फॉर्म में फिट हो जाता है, तो हम वो मान लेते हैं कि ठीक है उस तरह से फिट कर दो, तो वैसा कर देते हैं हम लोग सॉल्व करते हुए। तो लेकिन इन जनरल थ्योरम वन वे ही है, मतलब फिट हो जाता है ना इस पे, तो हम लोग कहते हैं ठीक है फिट हो गया, तो जस्ट इट इज रिटन इन दैट वे। वैसे तो बोथ वे हो सकता है, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ नहीं देखा मैंने, चेक करना पड़ेगा। सो हाँ जीरो रख के देख लो, यहाँ भी वही होगा, जैसे फाई अगर आप जीरो है ना, सो फाई एक्स जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो ही हम है ना जैसे यहाँ पे लिख रहे थे, तो t को जीरो रखेंगे, की पावर जीरो, की पावर जीरो 1 हो गई, तो यहाँ भी 1 ही आएगी। अच्छा यहाँ एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये बाउंडेड होता है, फाई एक्स टी की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r, तो ये बाउंडेड रहता है हमेशा 1 से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉस साइन बाउंडेड है इसीलिए। अब वहां भी चेक कर सकते मॉड लगा के, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉड लेंगे आप तो 1 आ जाएगी, है ना। तो मतलब यानी ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे तो वहां से लेस देन इक्वल टू 1 आता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा के। सो अच्छा मुझे ये चेक करना पड़ेगा थ्योरम का। अच्छा व्हाट इज अ फाई एक्स एट माइनस टी, सर आप ये आप कैलकुलेट करो किसके इक्वल आएगा।
फाइव एक्स एट माइनस टी, ये किसके इक्वल है? इसको कैलकुलेट करो, डेफिनेशन से ट्राई करके बताओ। मैं 4 ऑप्शन लिख सकता हूँ, लेकिन आप खुद ही बताओ किसके इक्वल आएगा। सर ये 5xt के कंजुगेट के इक्वल आएगा। हाँ हाँ, क्योंकि आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा माइ, है ना। तो डेफिनेशन जब लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे ये बनेगा ना e की पावर माइनस आई टी ए एक्स, और फिर आप ब्रेक करेंगे तो माइनस प्लस आ जाएगा ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए प्रूव करके देखो इसको। तो ये जस्ट साइन अपोजिट हो जाएगा, मतलब वो कॉन्जुगेट। तो ये 5xt उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये, तो ये कॉन्जुगेट आ जाएगा। यस सर। सर वो ऊपर ही देख सकते थे ना कि कोस में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन में डालेंगे तो माइनस आइटा बन जाएगा। हाँ, साइन माइनस टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी हो जाएगा, और कॉस माइनस टी इज जस्ट कॉस टी। हाँ, तो वो माइनस आइटा वहीं से भी कॉन्जुगेट देख गया। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यस। तो जस्ट माइनस टी करने पे टी की जगह जो ही माइनस टी करेंगे तो बीच का साइन चेंज हो गया, कॉस सेम रहेगा, कॉस माइनस आयोटा साइन हो गया, तो कॉस टी एक्स माइनस आयोटा साइन टी एक्स, जो इसका कॉन्जुगेट हो गया। ओके, सर इसकी कोई वो CDF वाली भी प्रॉपर्टी होती है? CDF फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल is symmetric about 0. सिमेट्रिक अबाउट जीरो नहीं, सिमेट्रिसिटी चेक करना पड़ेगा। कॉस प्लस आयोटा साइन है ना। सिमेट्रिक अबाउट जीरो का मतलब क्या है कि माइनस टी और प्लस टी इक्वल, सिमेट्रिक नहीं होगा ना, क्योंकि तो कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। हाँ सर, सिमेट्रिक क्योंकि सिमेट्रिक होगा। सर नहीं मतलब इसमें ये है कि 1 माइनस CDF ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस x। उस केस में ऐसा होता है क्या कि फाई xt जो होता है वो कुछ इवन फंक्शन टाइप बनता है? अच्छा, तो उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, एक मिनट इसने क्या क्या लिखा है इसका। अच्छा, हाँ उस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, देखना पड़ेगा प्रूफ करके। सर वो जो सिमेट्रिक वाला भी चल रहा था, 0 पे होगा ना फिर सिमेट्रिक, अगर हम लेते हैं तो। अच्छा, जीरो रख देंगे टी को। हाँ ओके ओके, साइन वाली टर्म हट जाएगी ना, क्योंकि तो माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब टी को तुम जीरो रख दोगे तो क्या होगा, तो वैल्यू 1 ही आ जाएगी। और हाँ, बट सिमेट्रिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा फिर। क्योंकि सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि फंक्शन इवन फंक्शन हो, सिमेट्री का मतलब ये हुआ। अच्छा, वो कहता है यूनिकनेस वाला। हाँ, इस पे आता हूँ। यूनिकनेस, जैसे एमजीएफ यूनिकली डिटरमिन डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ये भी यूनिकली डिटरमिन करता है डिस्ट्रीब्यूशन को। इसने बहुत कम लिखा हुआ है। सो जैसे एमजीएफ का प्रॉपर्टी है ना कि एमजीएफ यूनिकली डिटरमिन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ भी ऐसे ही है कि every distribution has unique characteristic function। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूं, CHF लिख देता हूँ, या फाई लिख दो, विद नोटेशन यूज करें ना। सो हर डिस्ट्रीब्यूशन के पास
यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा। एंड इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन corresponds to unique distribution। है ना, तो एवरी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन करस्पॉन्ड टू यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन में करस्पॉन्ड करेगा। एंड और क्या रिजल्ट रह गया? तो मैंने तो एक क्वेश्चन देखो, एक गेट का क्वेश्चन ओपन करता हूँ, उसको ट्राई करो। अच्छा, कुछ एग्जांपल ट्राई कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर प्रूफ करना हो सो यू कैन ट्राई टू प्रूफ, है ना, कि x मान लो ऐसा है, जैसे x अगर नॉर्मल 0 1 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या आएगा, फाइंड करके देखो चाहो तो डेफिनेशन से, तो निकाल सकते हो, अगर प्रूफ करना याद रख सकते हो आप चाहो तो। सो क्या आएगा जी इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन? सेम ही रहेगा क्योंकि आयोटा से कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो उसमें क्या होता था, म्यूटी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर ई की पावर mgf जो होता है, हाँ, तो यहाँ भी यही रहेगा e की पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2, यही mgf भी था क्योंकि आयोटा टी है ना, तो आयोटा स्क्वायर, अच्छा उसका क्या होता था, mgf में प्लस होता है ना, हाँ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है ना, इसीलिए तो mgf में म्यूटी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर है ना। ओके, अच्छा दूसरा ये कि x अगर स्टैंडर्ड कॉची है तो बता ही रखा आपने भी, है ना, तो उस केस में अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो करके देखो, तो आएगा e की पावर माइनस मॉड टी, बट यहाँ mgf एग्जिस्ट नहीं करता है ना, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा। देखो एक क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो आपको समझ आ रहा है क्या। सो जैसे तब इसके बाद बेबल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो एक तो ये पॉलिनोमियल पहले आ जाएगा, ये कर्व आ जाएगा, चलो ये ट्राई करके देखो क्या आएगा। आराम से ट्राई करो, बताओ आंसर क्या होगा, आराम से ट्राई करो। ऑप्शन बी होगा। MSQ है, मोर देन 1 करेक्ट है, तुक्का नहीं लगाना है। हो सकता है मोर देन 1 करेक्ट है, ये बोल रहा हूँ।
ए और बी, अच्छा सी और डी क्यों नहीं? पर सी जीरो होगा नहीं क्योंकि आई सी कभी -1 से +1 हो जाएगा नहीं होगा। ये तो हमने थ्योरम पढ़ा था, mod 1 से -1 से 1 में ही होगा। C not equal to E है पॉपुलर ओके हाँ, और डी क्यों ट्रू नहीं है? हाँ सर, ए और बी तो आगे। लास्ट ऑप्शन 25 ओके लास्ट में क्या है? मान लो x को तुम रख दिए 2πa/n, यहाँ से 2π/a। अभी तुम a को 1 रख लो मान लो, एंड n को भी 1 रख दो चाहो तो। सर ये जो पीएमएफ लिखा हुआ है वो समझ ही नहीं आ रहा। सर ये तो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी जो लिखी है डी में वो 1 ही होगी ना, तो एक पाई के इक्वल प्रूव करना है ये इंटीग्रेशन। प्रोबेबिलिटी 1 क्यों होगी? लेकिन इसने समेशन नहीं लगाया ना, ये कोई फिक्स n की बात कर रहा है। n को तुम 1 रख सकते हो, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए ट्रू होगा क्या? अच्छा हाँ, उसने गिवन जो दिया वो पूरे उसके लिए ना बिलोंग्स कोई फिक्स n के लिए बात कर रहा है। मान लो n को तुम 1 रख दो, और अब चेक करो LHS RHS इक्वल है क्या। a को भी फिक्स कर लो, कुछ 1 रख दो मान लो अभी के लिए, तो n और a को 1 रख दिया, सो x बराबर 2π। देखो भाई, सो यहाँ जैसे इन्होंने लिखा है प्रोबेबिलिटी x रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी a/2π टाइम x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये 1 है। इसका मतलब समझ आ रहा है तुम्हें कि जो सपोर्ट है इस रैंडम वेरिएबल का, ये मान लो एक नया रैंडम वेरिएबल y है, तो y का जो सपोर्ट है वो पूरा इंटीजर है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि ax/2π जो होगा, दैट इज इसकी जो रेंज है, दैट बिलोंग, इसका सपोर्ट जो है ना, सो सपोज आई टेक एग्जांपल फॉर k,
और यहाँ k कोई इंटीजर है, लेट्स से, है ना, या n ही ले लो, तो आई टेक n एंड n इज सम इंटीजर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई n बाई a, तो ये x का सपोर्ट है जब n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x का सपोर्ट कुछ इस टाइप का है ना। सो x की जो x का सपोर्ट समझ रेंज, x की जो पॉसिबल वैल्यू जो इस टाइप की होगी, लाइक n को तुम 0 रख दो तो 0 हो गया, 1 रख दो, मतलब ये है कि x का जो सपोर्ट है जैसे 0, राइट में देखो तो 2 पाई बाई a, n को 2 रखा, 4 पाई बाई a डॉट डॉट डॉट, इधर आओ पीछे, सो माइनस 2 पाई बाई a माइनस इस तरह से, सो ये इस तरह का सपोर्ट होगा, माइनस 4 पाई बाई a, तो इस तरह से इसका सपोर्ट है, मतलब x इस तरह की वैल्यू ले रहा है। पहला बोल रहा है 5x a 1 होगा, तो 5x तुम्हारा किस पॉइंट पे 1 होता था, तो 5x को ओपन करो, 5xt तुम्हारा क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ITX खोल लो, सो cos tx प्लस आयोटा sin tx। अब यहाँ क्या बोल रहा है, t के प्लेस पे क्या रखना है तुम्हें, a, तो अगर मैं इसको a रख दूं t के प्लेस पे तो ax, तो ये ax, राइट, तो 5x at a is cos ax प्लस आयोटा sin ax, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ax की पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, सो n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो जो ax की पॉसिबल वैल्यू जो 2 पाई का मल्टीपल है, तो cos की वैल्यू 2 पाई के मल्टीपल पे क्या आती है, cos 2 पाई cos 0 1 है ना, तो 1 प्लस sin ax इज 2 पाई n, तो sin की वैल्यू 2 पाई n पे क्या आती है 0, तो ये फाइनली ये 1 आ जाएगी, तो दिस इज ओके। सो अब सेम है, अभी तुम्हें बताया था कि cos x का पीरियड क्या होता है, cos थीटा या sin थीटा का 2 पाई, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ सपोर्ट इसने चेंज किया हुआ है ना, इसका सपोर्ट इस टाइप का है, पुट कर लो पहले, देखो यहाँ से, तो अब मैं अगर लिखूं ये है, देखो, तो मुझे क्या करना है, फाई इज अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ पीरियड ए, तो ध्यान से देखो आराम से, तो मैंने भी तुम्हें पीरियडिक फंक्शन का डेफिनेशन बताए थे, सो फाई पीरियडिक फंक्शन पीरियड ए का होने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसके लिए क्या डेफिनेशन है पीरियडिक फंक्शन का, ये पूछ रहा हूँ, मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, phi of x plus a is equals to phi x. यस, सो फाई ऑफ टी प्लस ए इज इक्वल टू फाई टी, अगर हमने ये दिखा दिया तो मतलब ऑप्शन भी यही कहना चाह रहा है ना, वही बोला, जैसे मान कोई टर्म यूज हो रहा है, अगर उस टर्म की डेफिनेशन नहीं पता है आपको, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप सॉल्व कर लोगे, है ना, तो जैसे पीरियोडिक का मतलब ही जिसको नहीं पता तो उसको स्किप ही करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ये ऑप्शन, जब मतलब ही नहीं पता आपको तो क्या करोगे आप, तो फाई एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड ए, तो ये डेफिनेशन है कि फाई एक्स ऑफ टी प्लस ए इज फाई टी, चलो फाइंड करते हैं यहाँ से, फाई एक्स ऑफ टी प्लस ए, तो एक्सपेक्टेशन कॉस, अब मुझे क्या करना है, टी की जगह टी प्लस ए रखना है, तो टी की जगह टी प्लस ए रखता हूँ, तो ओपन कर देता हूँ, टी एक्स प्लस ए एक्स हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन सेम थिंग, सो अगेन यू हैव टू पुट t को t प्लस ए रख दो, सो tx प्लस ax, अब अगेन सी
जो ax का फॉर्म क्या है, ax की वैल्यू क्या है, यू सी देयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ax किस फॉर्म का है, 2 पाई n। तो आपको cos में फॉर्मूला पता है ना, तो अभी आपने देखा कि ax इज 2 पाई n, क्योंकि ये रखा था मैंने ax अपॉन 2 पाई n था, तो यहाँ से ax इज 2 पाई n या 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक, यही है कि दिस इज इंटीजर वैल्यू, तो n रख दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ax की वैल्यू 2 पाई n, जहाँ n इंटीजर है, तो ax की जगह रखोगे 2 पाई n। क्या आपको फॉर्मूला पता है, cos 2 पाई n या 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है, एंड साइन 2n पाई प्लस थीटा, क्योंकि 2 पाई पूरा 1 रोटेशन है एक्चुअली, तो 2n पाई, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, देखो तो ax की वैल्यू, ax रखोगे 2 पाई n, उस ax को रखोगे 2 पाई n, तो cos 2 पाई n प्लस थीटा, cos थीटा ओनली, तो एट द एंड ये इक्वल इसी के आ जाएगा, cos tx, मतलब तुम्हें सॉल्व करना स्टार्ट करना होगा, फिर सोचो क्या कर सकते हो। सो आयोटा साइन ये भी tx ही आ जाएगा, तो फाइनली phi x t ही आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया phi t प्लस a से, और एट द एंड ये phi x t ही आ गया, देख लो भाई। सो phi t प्लस a से स्टार्ट किया और phi x t आ गया, मतलब यस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड t, मतलब पीरियड a, सॉरी पीरियड a, क्योंकि t प्लस a बराबर t, तो a पीरियड है इसका। अब मुझे चेक बोला है कि मॉड ऑफ phi x t इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा। हमने अभी थ्योरम पढ़ा है कि phi x t इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल t, ठीक है ना, फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर, इक्वल टू, इसने इक्वलिटी हटा रखा है एक्चुअली। अभी तो आपने देखा कि phi x a 1 है, तो अच्छा अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज phi x to a, क्या आप बता पाएंगे phi x a कैसे निकाला आपने, तो वैसे ही phi x to a निकालिए जरा, यहाँ phi x t है ना, t के जगह 2a रख दो, क्या होगा, so what is the value of phi x to a, ये भी 1 आ रही है, क्योंकि बस 4 पाई ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया 2ax और ax है आपका 2n पाई, तो 4 पाई x कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 पाई डबल रोटेशन, तो cos 4 पाई n भी 1 होगा, sin 4 पाई n भी थीटा होगा, sin 4n पाई भी थीटा है, 0 है, sin 4n पाई इज 0, cos 4n पाई इज 1, तो 1 आ गया। ये क्या कह रहा है कि t नॉट इक्वल टू a कुछ भी लो, लेस देन 1 आएगा, गलत कह रहा है ना, ये तो 1 आ गया मेरा, और ये कह रहा है लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 तो नहीं आया, तो phi s t का मॉड कह रहा है जो होगा दैट विल बी, मॉड लगा लो बाद में, तो ये 1 आ गया, इसने कहा t नॉट इक्वल टू a लोगे तो हमेशा 1 से कम आएगी, तो हमने 2a ले लिया, इसने कहा t नॉट, क्योंकि इसको पता है कि पहला ऑप्शन है phi x at a1, a पे 1 है, तो इनफैक्ट 2a 3a 4a 5a ये इसी फंक्शन से रिलेटेड है, तो होगा, अब phi तो पीरियोडिक फंक्शन है, एक्चुअली कनेक्टेड ऑप्शंस है, ये पीरियोडिक फंक्शन के डेफिनेशन पे दिया है कि फंक्शन रिपीट करती है ना वैल्यू a के बाद, तो a पे अगर 1 है तो 2a पे भी 1 आएगी, 3a पे भी 1 आएगी, 4a पे भी 1 आएगी, इस तरीके से। अब यहाँ इसने बोल दिया x बराबर 2 पाई n बाई a, एक्चुअली n यहाँ इंटीजर दे रहा है, ठीक है, n तो इंटीजर था ही हमारा, और है ना, हमने n तो इंटीजर ही ले रखा है ना, n हमारा इंटीजर ही है। अब e की पावर आयोटा tn phi x t, तो t के जगह अगर मैं t प्लस a रखता हूं
सो ये कहता है कि इसका स्टेटमेंट इसी को यूज किया है. सो दैट थ्योरम इज कि आपका मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स तो आप जानते ही हैं, दिस इज सी डी एफ एंड फाई टी जो है दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, तो फाई एक्स टी जो है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है. और कह रहा है सी डी एफ कॉन्टिन्यूअस है ए माइनस एच टू ए प्लस एच पे. सी डी एफ कॉन्टिन्यूअस है ए माइनस एच टू ए प्लस एच, यही बोल रहा है ना. तो उस केस में ये कह रहा है कि मतलब सी डी एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए माइनस एच टू ए प्लस एच. ओके, साहिल तुम्हारा माइक कौन है? सो यहां से तो इंटरवल है तो कॉन्टिन्यूअस ऑन कर दो. सो कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल. ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि देन आपको बोल रहा है ये देन सी डी एफ एट ए प्लस एच माइनस सी डी एफ एट ए माइनस एच. तो मतलब ये हो गया कि राइट हैंड लिमिट एट ए, लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए सी डी एफ का. एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई पाई. देखो t टेंस टू इन्फिनिटी लिया है ना, अब देखा नहीं. 1 बाई पाई के बाहर क्या लिखा हुआ है? सो दिस इज समथिंग लाइक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि वो यूज कर रहा है इन साइड. और साइन एच टी अपॉन टी किसके इक्वल आ जाएगा? अब h टेंस टू अगर आप 0 पुट करोगे तो क्या होगी? बाद में अगर h टेंस टू 0 लेंगे तो कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे? साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट क्या होती है? 1 ना. 1 is तो यहाँ पे इन्होंने इसको ब्रेक किया है. पहले ये लिख देता हूँ. तो 1 बाई पाई लिमिट कैपिटल टी टेंस टू इन्फिनिटी और माइनस टी से प्लस टी, और इसने लिख रखा है साइन एच टी अपॉन टी, साइन एच कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी ई की पावर माइनस आयोटा टी ए. तो यहाँ तरह कॉम्प्लिकेट करके लिख रखा है. अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखेंगे तो आ जाएगा. ठीक है ना. अब देखो जो होगा क्या कि इसको अगर मुझे डेरिवेटिव में लाना है ना तो मुझे h टेंस टू बाद में 0 लेना पड़ेगा, तो वो जाके 1 हो जाएगा साइन टी अपॉन दिस. एंड टी की वैल्यू माइनस टी से टी में है. कॉम्प्लेक्स है इतना. ठीक है, ये रिजल्ट है. और इसी का जो कोरोलरी है तो ये ज़्यादा यूजफुल होगा. जो कोरोलरी है वो आपका बताएगा कि पीडीएफ जो है दैट विल बी इक्वल टू क्या बोल रहा है 1 बाई 2 पाई है ना. एक्चुअली क्या है ना, इसको 1 बनाने के लिए क्या मान लो एच टी अपॉन टी है तो h से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे वो h यहाँ पे आएगा तो इसको डेरिवेटिव बना देगा तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी. और नहीं डिस्क्रीट है तो ये पीएमएफ बना सकते हैं इसका. तो उस केस में जो लिमिट रहेगी वही रहेगी. तो यहाँ से आएगा 1 बाई 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एंड ई की पावर माइनस आयोटा टी एक्स इंटू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डी टी. देख लो. सो ये तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हो गया ना, दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूअस. और ये डिस्क्रीट होगा तो आपका क्या होगा? डिस्क्रीट के लिए पीएमएफ हो जाएगी, कोई बात नहीं.
ठीक है ना। तो डिस्क्रीट के लिए आप PMF आ जाएगा। तो इसकी लिमिट इसने वैसी दी है 0 से 2 पाई, इसीलिए ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। अगर डिस्क्रीट है तो यहाँ पे PMF आ जाएगा डिस्क्रीट के लिए, कॉन्टिन्यूअस है तो CDF आ जाएगा। तो डिफरेंस ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसका इसलिए गलत होगा कि इसने लिमिट अलग वो लगा रखे हैं। तो यहाँ पे इसने लिमिट क्या लगा रखा है, क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे जो लिमिट है ना, इसने 0 से 2 पाई लगा रखे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। t की वैल्यू 0 से 2 पाई में, तो है ना, क्योंकि देखो होगा क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता तो 1/2 पाई होता। तो 0 से इन्फिनिटी लेंगे, अगर इवन फंक्शन है ना, अगर इवन फंक्शन है मान लो, तो ठीक है 2 टाइम हो जाएगा तो 1/पाई बन जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत ही है, ठीक है ना। ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर दिया है देखो, तो ये यही होगा। चेक कर लो एक बार, ये भी ही होगा। तो क्वेश्चन तो एक ही मिला है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में एक ही क्वेश्चन ऐसे आया है गेट में अभी तक 5 साल है ना, क्योंकि गेट स्टैटिस्टिक्स तो गेट के सिलेबस में ये है नहीं। तो गेट में आया कैसे है पर नहीं, इस बार 24 के सिलेबस में नहीं है। हाँ हो सकता है तब रहा हो, 2022 में रहा हो, बात तुम सही कह रहे हो, क्योंकि वो रिवाइज हुआ था। सिलेबस में नहीं है तो ओवरलोड हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि है ना सिलेबस रिवाइज होता रहा है गेट का, क्योंकि हर साल गेट अलग अलग IIT कराती है और जैम भी अलग अलग IIT कराती है। तो क्या करते हैं लोग, अपने हिसाब से सिलेबस चेंज करते हैं। लेकिन 23 का सिलेबस और 24 का कॉमन है। उससे पहले ये 22 का एग्जाम है, तो 22 में कुछ चेंजेस हुए थे है ना, क्योंकि हाँ तो उसमें क्योंकि जैम आई थिंक 2022 तक जैम में भी क्या था, 60% स्टैट्स आते थे, 40% मैथ। आई थिंक 22 या 23, हाँ पी वैल्यू वाले क्वेश्चन 22-23 से ही स्टार्ट हुआ होगा आई थिंक। 22 में आई थिंक आया था, 22 में आया था। हाँ 22 में आया था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन पूछना। तो ये सब कुछ 23 में हाँ चेंज हुए थे, 22-23 में चेंज हुए थे काफी। लेकिन ठीक है, तुमने एक बार पढ़ लिया तो अगर आ जाए तो कन्वर्जेंस मतलब लिमिट थ्योरम कर लेते तो मतलब तभी कंप्लीट हो जाता। कोई बात नहीं। तो आज हमने यही किया, नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ क्या करेंगे। तो अभी इसको हमने रिवाइज किया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे देखो क्या रह गया। सर केबल वाला तो आज ही करा दो, उसमें तो क्या टाइम है कि नहीं, खत्म हो गया, चलो अगली क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम निकल गया ऐसे। तो ये एक तो कन्वर्जेंस लिमिट थ्योरम। हाँ वेबल डिस्ट्रीब्यूशन रह गया। अब इसमें देखो क्या रह गया, इसमें कुछ नहीं होगा, ये सब हो गया ना, इसमें कुछ बचा है? हां सर सब हो गया सर। इसमें सब हो गया। अभी जस्ट ये कंप्लीट किया है 6 to 9 में का स्क्वायर FT डिस्ट्रीब्यूशन। कन्वर्जेंस में बचेगा सर। हाँ यहाँ ये बचा हमारे पास, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, जैम में दोनों है। कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कन्वर्जेंस इन अरिथमेटिक ये भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इनका इंटर रिलेशन क्या है ये देखेंगे। ये स्लट्सकी लेमा क्या है, बोडेल-कैंटी लेमा क्या है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर तो वही कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पे है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस पे है। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला पार्ट करेंगे, और एक बस ये एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है वेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं कि वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको केक का अच्छा बुक थोड़ा सा सजेस्ट कर दीजिए ना, स्टोकास्टिक प्रोसेस का। इतने सारी दुनिया में अच्छी बुक्स है, अब डिपेंड करता है तुम्हारा क्या लेवल है। जैसे एक अच्छे लेवल अगर तुम्हारा है तो रॉस उसकी बुक, जो फॉरेन ऑथर की बुक्स है ना वो थोड़ा लिखते रॉस ने पढ़ ली है, उतना भी बहुत कॉम्पैक्ट है ना। कोई इंडियन ऑथर की बुक देख लो जो तुम्हें ठीक लगता हो। मैं इतने बेबी का तो एकदम कोई ग्रुप में कल परसों भेजा था किसी का बुक, हाँ किसी का भेजा ना किसी ने, बेबी फिर मेरे पास है। हाँ तो उसको पढ़ के देखो, हर बुक में सेम चीज लिखा है, कहाँ अंतर है डिफरेंस, मतलब हर बुक में सेम ही चीज दिखता है, लिखा तो नहीं फिर उनका सॉल्यूशन भी कुछ होता है। ठीक है वही बुक फॉलो कर लो जो उसने भेजा था। रॉस का नहीं रॉस का तुम्हें मुश्किल लगेगा हो सकता है, तो तुम पर रॉस का मैं पहले से ही पढ़ रही हूँ। हाँ क्या दिक्कत है उसमें? मेरा वो मतलब वही मेरा मतलब फर्स्ट कॉपी पढ़ने की थी याद। अच्छा ठीक है, इस पे आएंगे, अभी स्टोकास्टिक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो अभी देख लो, पहले ये निपटा लेते हैं जो टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद स्टोकास्टिक स्टार्ट करेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जेंस से पहले ये देख लेंगे, फिर कन्वर्जेंस वाला नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास मंडे को, अब कल तो नहीं मंडे को करेंगे, कल डाउट क्लास 9 to 11 में, तो मंडे को कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, अरिथमेटिक ये सब डिस्कस करेंगे।
चलो ठीक है अभी के लिए, थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर।